हमारे साथ जुड़ रहे द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। इसके अलावा सर दुनिया भर से क्या अपडेट्स आ रहे हैं आज के लिए? धन्यवाद ब्रज। उंगलियों पर दुनिया में आप सबका स्वागत है। दिन की शुरुआत दो बड़ी खबरों के साथ हो रही है और जिनका असर आज हमको एशिया के बाजारों पर तो सुबह से दिखना शुरू हुआ है, भारतीय बाजारों पर भी दिखेगा। अ, अमेरिका ने दो बड़ी संधियों की घोषणा की है, एक जापान के साथ और एक फिलीपींस के साथ। लेकिन फेडरल रिजर्व के साथ व्हाइट हाउस के रिश्ते या डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। इन सारी खबरों के साथ भारत में पे कमीशन पर सक्रियता बढ़ गई है। इनको समेटते हुए शुरू करते हैं आज से खबरों का सफर। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता घोषित किया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। 15% टैरिफ लगाया जाएगा जापान के आयातों पर जो जापान से आने वाला सामान है। अमेरिका में जापान करीब 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अमेरिका को उसके मुनाफे में 90% की हिस्सेदारी मिलेगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जापान अमेरिका का ऑटोमोबाइल, चावल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदेगा। विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है, पर यदि जापान अमेरिका का चावल खरीदने पर राजी होता है तो इसकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने वाली होंगी, क्योंकि जापान में राजनीतिक अस्थिरता है और प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने की संभावनाओं को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण समझौता फिलीपींस के साथ हुआ। फिलीपींस के इंपोर्ट पर 19% का टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि फिलीपींस को जो सामान अमेरिका से जाएगा या फिलीपींस जो सामान आयात करेगा उस पर शून्य टैरिफ होगा। इसके भी प्रावधानों की प्रतीक्षा की जा रही है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर टैरिफ के मोर्चे से यह थी कि अमेरिका और चीन ने 12 अगस्त तक जो टैरिफ की डेडलाइन तय की थी उसे आगे बढ़ाने के लिए फिर से बातचीत शुरू कर दी है। अमेरिका ये चाहता है कि करीब 30% के आसपास की इंपोर्ट रेट हो और आ, रियायतें दे चाइना अपने बाजार में अमेरिकी सामानों के लिए। जापान और फिलीपींस की संधियों से आज एशिया के शेयर बाजारों में हमें मजबूती दिखाई दे रही है। ब्यौरे आने के बाद स्थितियां थोड़ी और स्पष्ट होंगी। खासतौर पर जापान में ऑटो स्टॉक्स में हमें सक्रियता दिखाई दी, क्योंकि जापान का ऑटोमोबाइल जापान का सबसे बड़ा निर्यात है अमेरिका के बाजार को। और वहां पर 35% के पुराने टैरिफ की तुलना में 15% के टैरिफ लगने की उम्मीद बन रही है। हालांकि विस्तृत ब्यौरे का भी इंतजार किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर अमेरिका से यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि फेड चेयर पावेल को जल्द ही हटा दिया जाएगा। ये टकराव काफी बड़ा हो रहा है और वित्तीय बाजारों को परेशान कर रहा है। संकेत ये है कि केंद्रीय बैंक ने, फेडरल रिजर्व ने अपने रिनोवेशन में, अपनी बिल्डिंग को ठीक करने में जो पैसा खर्च किया था उसकी जांच तेज की जा रही है। इधर अमेरिका ने एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपना निर्यात बढ़ाने की तैयारी की है और दुनिया के देशों को उसे खरीदने के लिए नई नीति का ऐलान किया है। अमेरिका अपनी एआई टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करेगा और इसका ग्लोबल निर्यात शुरू किया जाएगा। जिन राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सख्त नियम है, अमेरिका के जिन राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सख्त नियम है, उनको संघीय जो केंद्र की फंडिंग है उसमें कमी की जाएगी, ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने कामों की योजनाओं को तेजी से लागू कर सके। हालांकि इस पर अमेरिकी राजनीति में थोड़ा विभाजन है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका दिसंबर 2026 तक यूनेस्को से हट जाएगा, इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जिससे अमेरिका पहले भी हटने की बात कर चुका था। लेकिन इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चाएं हैं। ये माना जा रहा है कि अमेरिका की यूनेस्को से हटने के बाद चीन के लिए इसे लीड करने की या इसमें बड़ी भूमिका निभाने की जगह बनेगी। रूस ने ईरान पर नए यूनाइटेड नेशंस प्रतिबंधों का विरोध किया है और एक कहा है कि ईरान के साथ सीधी वार्ता की जानी चाहिए, ताकि पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। दुनिया में कुछ और महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं हुई जिनको समझ लेते हैं। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ से दुनिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बड़ा खतरा दिख रहा है और इसे ठीक करने के लिए अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और चीन को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ के कदमों पर कायम है। डॉलर की गिरावट के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के डॉलर में गिरावट बढ़ी है। डॉलर की गिरावट के बाद कुछ अमेरिकी निर्यातकों को राहत मिली है, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ की लागत आंशिक रूप से संतुलित हो गई है। उनके निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर बड़ा असर नहीं पड़ा है। जर्मन कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका का रेस्टोरेंट स्पिरिट कनाडा में विरोध का सामना। जर्मनी की प्रमुख कार कंपनियां ऑडी, कॉन्टिनेंटल और बॉश टैरिफ के कारण और लागत में वृद्धि के कारण नौकरियों में कटौती कर रही हैं। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की बढ़ने की संभावनाओं के बीच ये खबर अच्छी नहीं है। कंपनियों ने अलग अलग स्तर पर अपने यहाँ नौकरियों में कमी करने का ऐलान किया है।
आयरलैंड को एक $16 बिलियन का विंडफॉल मिला है। एप्पल ने $16 बिलियन का टैक्स आयरलैंड को चुकाया है। इसका पैसा, इसका निवेश आयरलैंड अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर करने में करेगा। उसकी जीडीपी की विकास दर थोड़ी दबाव में है। एक और महत्वपूर्ण खबर चीन से है। चीन ने युआन की वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए, स्थिरता को रोकने के लिए कुछ नीतिगत उपाय करने की कोशिश की है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक मार्केट में कैपिटल के फ्लो को भी नियंत्रित करेगा। चीन हाल फिलहाल के दिनों में डॉलर की घटती परिस्थिति को देखते हुए युआन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए युआन की स्थिरता बेहद जरूरी है। ये इस ऐसा संकेत चीन के केंद्रीय बैंक की इस नीति से मिला है, जो जिन उपायों की तैयारी की जा रही है। आईएमएफ ने चीन से कहा है कि वो अपना डिमांड पर ध्यान दे और कर्ज को नियंत्रित करे, क्योंकि व्यापार के संबंधी तनाव के कारण चीन की अर्थव्यवस्था में पर खतरे ज्यादा हैं। कमोडिटी बाजार में आज खासी उथल पुथल दिखाई दे रही है। ग्लोबल अस्थिरता से, डॉलर की कमजोरी से सोना 5 सप्ताह के शिखर पर पहुंच गया है। चांदी में भी तेजी है। इधर ईवी की नई मांग निकली है और एशिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, जिससे निकेल की कीमतें करीब 1 महीने के सर्वोच्च स्तर पर हैं। चीन से मांग के कारण स्टील और एल्युमिनियम की कीमतों में भी तेजी आई है। रूस ने कहा है कि अक्टूबर तक ओपेक कोटे की समीक्षा होगी। तेल की कीमतों में स्थिरता का समर्थन किया है। 3 दिन की गिरावट के बाद ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई की कीमतों में भी हल्की तेजी दिख रही है। तो पूरा कमोडिटी पैक आज सक्रिय है और दिन भर इसमें इसके असर समझने की कोशिश बाजार पर की जाएगी। क्रिप्टो में नियमित बड़े घटनाक्रम है। जेपी मॉर्गन ने यह कहा है कि वो क्रिप्टो एसेट्स जैसे कि इथेरियम और बिटकॉइन के बदले ग्राहकों को कर्ज देना शुरू करेगा, यानी इनको कोलेटरल के तौर पर, जमानत के तौर पर स्वीकार करेगा। और ये अपने आप में पहला काम होगा जब अमेरिका में क्रिप्टो एसेट्स के अगेंस्ट सॉवरेन करेंसी में या डॉलर में कर्ज दिए जा सकेंगे। इधर टेलीग्राम ने अपने करीब करीब 900 मिलियन से अधिक उपयोग करने वालों के लिए एक क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च किया है। ये नया घटनाक्रम है। भारत में के क्वाइन डीसीएक्स में 368 करोड़ रुपए की हैकिंग हुई थी। ये खबर पिछले 2 दिनों से चर्चा में है। पता चला है कि इसमें हैकर्स ग्रुप लाजरस का हाथ पाया गया है और इसमें हैकिंग का पैटर्न वही है जो वजीरेक्स के मामले में था। विदेशी मुद्रा बाजार में हलचल है। ट्रंप के टैरिफ के कारण पावेल के भविष्य पर, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावेल के भविष्य पर अनिश्चितता के कारण डॉलर इंडेक्स 6 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में स्थिरता बनाई है, इसलिए पाउंड स्थिर है। अमेरिका और जापान में संधि के बाद येन में नरमी दिख रही है। इजिप्ट ने अपनी अपनी करेंसी पाउंड के कमजोर होने के बाद विदेशी मुद्रा नियंत्रण बढ़ा दी है। दो प्रमुख कारपोरेट खबरें। ट्रंप के टैरिफ के असर से जनरल मोटर्स को दूसरी तिमाही में अपनी कमाई में $1 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। ट्रंप के एशियाई टैरिफ की वजह से निर्यात घटा है और जनरल मोटर्स का मुनाफा करीब करीब 35% टूटा है। इधर एप्पल ने ईयू में $570 मिलियन के जुर्माने से बचने के लिए ऐप स्टोर के नियम बदले हैं। एप्पल पर ईयू में ऐप स्टोर के नियमों के तहत एकाधिकार और अपने तरीके से एप्स को मैनेज करने और उनको सूचीबद्ध करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर जांच चल रही थी और ईयू ने जुर्माना लगाने की घोषणा की थी। इससे बचने के लिए एप्पल ने अपने ऐप स्टोर की व्यवस्था बदली है। भारत में आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की सूची, संख्या और कर्मचारियों की पहचान कर ली है। इनकी सूची तैयार हो गई है। रिपोर्ट की तैयारी चल रही है। कल संसद में वेतन आयोग पर सरकार ने अपनी तैयारी बताई। ये कहा कि एक नई बात कही गई सरकार के जवाब में कि डिसेंट एंड डिग्निफाइड वेज फार्मूला रहेगा, जो 15वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर आयरा कोड का फार्मूला था। इस फार्मूले के आधार पर किस तरह से वेतन का बंटवारा होगा, सरकार ने भी संकेत दिया कि कुछ वेतन स्लैब्स मर्ज किए जाएंगे। वेतन आयोग की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उम्मीद है कि शायद साल की आखिरी तिमाही तक या उससे पहले तक वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। बैंकों की तरफ से सूचना मिली है। आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड जारी करने की वृद्धि लगातार दूसरे महीने भी धीमी रही है। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के लोन पर सख्ती की है, बैंकों को रोका है। इस वजह से बैंक अब क्रेडिट कार्ड देने में हिचक रहे हैं और उसका असर हमें क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ पर दिखाई दे रहा है। एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्था नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड एनएसडीएल अगस्त के मध्य में अपना आईपीओ लेकर आने की तैयारी कर रही है। ये कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की डिपॉजिटरी है और सिक्योरिटीज को मैनेज करती है। पेटीएम के नतीजों पर आज निगाह रहेगी। पेटीएम ने अपने पेमेंट सिस्टम से और नए कारोबार से मुनाफा दर्ज कर बाजार को चौंकाया है। आज बाजार इस पर अपनी प्रतिक्रिया करेगा। अगले 24 घंटे में जो दो तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जिन पर निगाह रखनी होगी, उसमें अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की सीमा बढ़ाने के लिए स्टॉकहोम में बातचीत होगी। क्या परिस्थिति बनती इस पे दिखाई देगा।
ईयू और चाइना के बीच शिखर सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है, जिसकी आज गहमा गहमी है और ईयू के कई नेता बीजिंग पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बीच में ईयू और चाइना के बीच इस नए गठजोड़ को काफी उत्सुकता के साथ देखा जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे या जाएंगे? कल तक ये संभावना थी कि बने रहेंगे, लेकिन आज सुबह इस तरीके की चर्चा जापान के अखबारों से आई कि शायद वो इस्तीफा दे देंगे। इस डील के बाद जापान की राजनीति में किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है, इस पर आज हम इस पर नजर रहेगी, खासतौर पर कृषि के संबंधी समझौतों को लेकर। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच संधि को लेकर अभी कोई बड़ी गतिविधि या हलचल नहीं है। कल तक सरकार की तरफ से संकेत थे कि शायद संधि की संभावना नहीं है। आज कुछ नए घटनाक्रम भी हो सकते हैं, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस कोशिश में होंगे कि वे 31 से पहले कम से कम एक और बड़ी संधि कर लें। जापान को उन्होंने इसके लिए तैयार कर लिया है। उंगलियों पर दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो ब्रज के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी जानकारी देने के लिए, इतने सारे अपडेट्स देने के लिए।